पुलिस का जो महकमा है, पुलिस के जो विंग्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस उम्मीद पर खरा उतरें। फ़ोन आता है तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ रश करती है, मदद करने की कोशिश करती है। अगर आपके हाथ इख्तियार में नहीं है, कम से कम आप उनकी बात सुने, जो उनकी दिल को तसल्ली मिलती है। जो गरीब लोग हैं, सताए हुआ कोई इंसान है, उसके साथ जो हमारा रवैया है बहुत नरम होना चाहिए, तरीका नरम होना चाहिए। क्रिमिनल्स होते हैं, उनके साथ हमारा जो रुख होता है वो सख्त होता है। बहुत सख्ती से हम डील कर रहे हैं जो ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग डीलर्स हैं। जब आपको दूरी लगती है, कुछ आपको मसले लगते हैं, तो पुलिस की पूरी हायरार्की है, एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की है। आपको एक जगह से लगता है कि मेरा मसला हल नहीं हो रहा, आप बराए करम दूसरी जगह वो बात पहुँचाएँ, इंशाल्लाह वो मसला जो है हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें ज़िला बारामूला का बच्चा बच्चा जानता है और ख़ासकर शायद मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके सामने बोल सकूं, क्योंकि मेरे वो उस्ताद रह चुके हैं, हमें पढ़ाते थे, दिलो जान से हमें पढ़ाते थे। लेकिन नाजरीन, बच्चे बच्चा जानने के बाद आज शायद इन्हें शुमाली कश्मीर के साथ साथ वादी कश्मीर का हर एक फ़र्द जानता है। ईमानदारी का नाम अगर किसी से सुनना हो तो वो कहते हैं कि अगर कोई है तो वो जुनैद वली है। जी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद है एसडीपीओ उड़ी जुनैद वली साहब, जो कि इससे पहले 10+2 के जो है लेक्चरर थे, हमें पढ़ाते थे। इनसे हम बात करेंगे आज और इनसे जानेंगे कि आखिरकार अगर ये उस पेशे के साथ वाबस्ते थे, वाबस्तगी उनकी थी उस पेशे के साथ जिसे पैगंबरों का पेशा कहा जाता था, आखिर उन्होंने क्यों दूसरा रास्ता चुना, क्यों इन्हें सिविल सर्विसेज क्रैक करने का मन आया, क्यों इन्होंने वो इरादा किया कि इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं उस्ताद का पेशा छोड़ के अब सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले आपका कश्मीर क्राउन में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप मुझे बताएं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगरचे आप उस्ताद रह चुके हैं, आप उस्ताद थे, तो अचानक आपके मन में क्या ख्याल आया कि आपने सोचा कि क्यों ना मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ? देखिए, जाहिर सी बात यह है कि ये अजीब लगता है कि बंदा किसी और पेशे में हो फिर वो अपना पेशा चेंज करे, लेकिन बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करूं। तो अब जो है ज़िंदगी की दौड़ में इंसान पढ़ाई के सिलसिले में भी बिज़ी हो जाता है, और उसी दौरान जो है जब मैंने अपना पीजी भी कंप्लीट किया तो मेरी एडजस्टमेंट हो गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी मैं बिज़ी लग गया। लेकिन जो मेरी एक ये चाहत थी एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करने की, ये गई नहीं। और उन्हीं दौरान जो है पोस्ट भी निकले, केएस के पोस्ट निकले, तो मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इवेंचुअली जो है उसमें अपनी एक एफ़र्ट डाल के तो मेरा जो है 2010 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, 12 में फिर उसका बैच आया, उसमें मेरी सिलेक्शन होगी। तो मुझे आप बताएं सर, अगर आप कहते हैं कि बचपन से ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाने की, आपको क्या बताएं हम, आपके अंदर लगन थी, आप चाहते थे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे चला जाऊं, लेकिन जब आपकी पोस्टिंग जो है हायर एजुकेशन में हो गई तो उस वक्त आपको कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा इवेंचुअली। ये भी जो पढ़ाने का जो पेशा है, बहुत नोबल पेशा है, बहुत सेटिस्फाइंग है। आपको पता है, जो आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं सोसाइटी को, एक ग्रॉस रूट लेवल पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि यू हैव बीन माई स्टूडेंट, आपने देखा कि मैं कोशिश करता था, जो एक तरीक़ेकार था पढ़ाने का, उसमें थोड़ा मुख्तलिफ़ तरीके से मैं आप लोगों को भी पढ़ाता था। नहीं, वो तो मुझे पता है कि जब भी हमारे क्लास में कभी कोई टीचर नहीं होते थे तो आप आ जाते थे, आप बोलते थे आप मुझे बताएं कौन सा क्लास पढ़ना है। तो वो बात मुझे आज भी याद है सर कि आप हमें दिलो जान से पढ़ाते थे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हर एक सब्जेक्ट में महारत हासिल थी। लेकिन सर, अब जो है आपने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, तो कितना मुश्किल था ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक करना? हाँ, इसमें अपना एक होता है, एक डिफ़िकल्टी का लेवल होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से प्रिपेयर करें और वो प्रिपेयर करें जो प्रिपेयर करना चाहिए। सिविल सर्विस में आमतौर होता है कि व्हाट इज़ नॉट टू बी स्टडीड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप जितना आपका सिलेबस है उसमें भी दायरा जो है बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको देखना है कि जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उन्हीं पे आप फोकस करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे 15 घंटे आप चिपक ही जाएं किताबों के साथ। एक कंसिस्टेंसी से एक टाइम टेबल लेकर आप फोकस करें, जो मेन आपका जो फैक्ट्स होते हैं उनको क्लियर करें। ये जो है एकेडमिक एग्ज़ाम से डिफरेंट होता है, इसमें आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, जो सोसाइटी में भी अप्लाई होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अप्लाई होती हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको अपना जो है
लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, उस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। तो अगर आप उस पर फोकस करें पूरी लगन से, पूरी कंसिस्टेंसी से, तो ये एग्ज़ाम जो है उतना भी मुश्किल नहीं है। तो बच्चे जो हैं इसमें निकाल सकते हैं, इसको मतलब क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करना उतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए फोकस कहाँ पे रखना है। सर अब आप जो हैं, आप SDPO ऊडी हैं इस वक्त, और आपकी जो डीलिंग है ज़्यादातर पब्लिक के साथ है। अगर हम बात करें तो पुलिस और पब्लिक का रिलेशन जो है थोड़ा सा उसमें बिगाड़ है, क्या लगा आपको कि किस जगह पे बिगाड़ है उसमें? बिगाड़ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक दूरी मानी जाती थी पुलिस और पब्लिक में होती है। लेकिन जो मेरा मानना है कि आज बहुत टाइम से जो है बहुत कोशिशें की गई हैं, जिसमें हम पुलिस पब्लिक मीटिंग्स करते थे, हम अपने CAP के थ्रू हम प्रोग्राम्स करते हैं, कभी हम एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं। उससे क्या है, जो पुलिस पब्लिक का जो दूरी थी, मुझे लगता है वो दूरी अब कम हो रही है। और चूँकि अब जो पुराना वाला सिस्टम था, एक पुरानी जो रीति रिवाज थे या हैंगओवर था, वो कम होता जा रहा है। उससे क्या है कि पुलिस से जो डर था, वो डर मुझे लगता है थोड़ा कम हो गया है। हमारे पास आने की कोशिश करते हैं लोग, और अब नया ब्लड हर जगह आया है, बात सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग जब बहुत परेशान होता है वो हमारे पास आता है। और ये एक मोटिवेशन भी है मेरा पुलिस ज्वाइन करने का, क्योंकि आप इंस्टेंट जो है जस्टिस दे सकते हैं लोगों को। बहुत जो पिछड़ा तबका होता है वो आपके पास आता है, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है वो आपके पास आता है। अगर आप उनके मसले हल कर सकें, अगर आपके हाथ इख्तियार में नहीं है, कम से कम आप उनकी बात सुने, जो उनकी दिल को तसल्ली मिलती है, ये करने की बहुत ज़रूरत है। और जो रवैया है हमारा भी, पुलिस का भी और बाकी महकमों का, हमें उसमें नरमी लाने की ज़रूरत है और नरम तरीके से उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। बेशक कुछ तबकों के साथ हमें काम करना पड़ता है, उनको डील करना पड़ता है, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, उनके साथ हमारा जो रुख होता है वो सख्त होता है, और सख्त होना भी चाहिए। लेकिन जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो गरीब लोग हैं, सताया हुआ कोई इंसान है, उसके साथ जो हमारा रवैया है बहुत नरम होना चाहिए, तरीका नरम होना चाहिए, और उनके मसले हल करने की हम कोशिश हमें करनी चाहिए, और हम करते भी हैं इंशाल्लाह। सर, यहाँ पे बात आई कि आपने कहा कि क्रिमिनल्स के साथ हमारा वास्ता होता है। अगर हम देखें तो आजकल सोसाइटी में जो है ज़्यादा जो क्राइम है वो ड्रग्स का है। ड्रग्स ने जो यहाँ पे रुझान लिया है, ड्रग्स जैसी जो सूरत हाल यहाँ पे बनी है, यहाँ का बच्चा चाहे वो छोटे ही बच्चे क्यों ना हो, वो भी आज ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सर आप मुझे बताएं, इस हवाले से आपने अभी तक क्या किया? इस हवाले से हमने बहुत काम किया है, जब से मैं यहाँ मैंने ज्वाइन भी किया है। तो ओवरऑल हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सब डिवीज़न लेवल से लेकर बिल्कुल ऊपर तक, हम इसी असना में हम काम कर रहे हैं। बहुत सख्ती से हम डील कर रहे हैं जो ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग डीलर्स हैं। उस बैकग्राउंड में आपने देखा होगा कि इवन सब डिवीज़न उड़ी में भी तकरीबन 10 से ज़्यादा जो है पर्चे लग चुके हैं। बहुत सारी रिकवरी हो गई है, जिसका वैल्यू करोड़्स में है। तो और बहुत सारे पेडलर्स जो हैं पकड़े गए हैं। तो सर आप मुझे बताएं, पेडलर्स को पकड़ा जाता है, लेकिन आमतौर पर आवाम का ये कहना है कि पुलिस उन्हें छोड़ती है, जबकि जो हमारे कोर्ट हैं वो उनकी बेल करते हैं। तो आपको नहीं लगता इस हवाले से, ड्रग्स के हवाले से खासकर अगर हम बात करें, तो इस हवाले से कानून थोड़े सख्त होने चाहिए? जी, अभी जो कानून है जो डील कर रहा है, जो सरकार ने कानून बनाया वो भी सख्त है, लेकिन उसमें क्या है, जो तरीक़ेकार है इसकी इन्वेस्टिगेशन का, या जो इससे और रिलेटेड जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करने की ज़रूरत है। कभी कभार जो होती है, जब प्रोसीजर उतना सख्ती से फॉलो नहीं किया जाता है, तो विद द रिज़ल्ट क्या है कि मुजरिम जो है उसमें एडवांटेज ले जाता है। तो फिर पुलिस भी और कोर्ट भी मजबूर हो जाती है एट टाइम्स। अगर हम बात करें सर, तो मैंने आपसे पहले पूछा था कि आपकी पब्लिक डीलिंग है, लेकिन सर आज भी अगर हम देखें तो लोग डरते हैं पुलिस स्टेशन में जाने से। लोग कहते हैं कि क्या पता वहाँ पे क्या करें। तो फिर यहाँ पे क्या रीत रही है, शायद अब आहिस्ता आहिस्ता जब से नए SSP साहब ने ज्वाइन किया है तब से वो रीत ख़त्म होती जा रही है कि दलाल होते थे, बीच में मिडल मैन को डाला जाता था, तो वो दोनों साइड से पैसे लूटते थे। तो सर आप थोड़ा सा इस हवाले से वजाहत करें। जी बिल्कुल होता था, ऐसा हमने भी देखा है और हमने भी कोशिश की है, क्योंकि फीडबैक भी आप लोग ले सकते हैं। तो हमने कोशिश की है ऐसे लोगों को हम बिल्कुल नज़दीक ना आने दें। और ये जो आप कह रहे हैं कि लोग कतराते हैं पुलिस स्टेशन आने से, उसमें भी हमने जो हमारी पॉलिसी भी रही है सरकार की कि बहुत सारे जो FIRs रजिस्टर होते हैं आज, कोई भी जो है जिसकी भी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी वो रजिस्टर होगा। और साथ में आपको पता होगा कि अभी एप्लीकेशंस भी लॉन्च की है
खासकर बारामूला पुलिस ने भी, जहाँ पे बंदा जो है डायरेक्टली कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है और कंप्लेंट ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र होती है जिस भी अफसर के तय हो, तो वो उसको डील करता है। आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, आपको SMS भी अलर्ट आ जाता है कि आपकी जो कंप्लेंट भी रजिस्टर होगी और उसका क्या नतीजा निकला, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया गया। तो उस असना में काम हो रहा है, इंशाअल्लाह वक्त की बात है, धीरे धीरे करके जो ये चीज़ें भी हैं, ये शिकायतें हैं, ये भी दूर हो जाएंगी। सर अगर हम बात करें, आप ऊडी में रह चुके हैं, तो क्या लगा आपको कि खासकर अगर हम क्रिमिनल एक्टिविटी के हवाले से बात करें तो ऊडी के लोग जो हैं कितना कोऑपरेट कर रहे हैं? ऊडी के लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। ऊडी के लोग जो हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसा कोई परमानेंट कोई ज़रिया नहीं है, लैंड भी वहाँ कम है, बुनियार की तरफ है कुछ एग्रीकल्चरल लैंड, तो कुछ एक एक्टिविटीज़ में जो है ऊडी के लोग अपना गुजारा करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव के तई पुलिस के लिए बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मदद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, और एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश करती है कि उनकी जो है उम्मीदों पे खरा उतरे। सर अगर हम बात करें, आज कोविड-19 का कहर जारी है, इस हवाले से अगर हम देखें जम्मू और कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार सड़कों पे तैनात होते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर वजाहतन बताते कि इस हवाले से ऊडी सब डिवीज़न में आपने क्या क्या इकदाम उठाए कोविड को फैलाव को रोकने के लिए? ऊडी में हमने जो लॉकडाउन है वो सख्ती से नाफिज किया था, देखिए, और लोगों ने उसमें कोऑपरेट किया। डिप्लॉयमेंट्स हर जगह रही, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है ऊडी की, सब जगह डिप्लॉयमेंट्स थे, नाके थे, और जो अननेसेसरी मूवमेंट थी गाड़ियों की है, लोगों की है, वो हमने बंद की। और जो DC साहब के ऑर्डर के तहत या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर के तहत जितना डील रखी गई थी या एसेंशियल्स के लिए, बाकी के लिए, वो हमने नाफिज की। बाकी जो अननेसेसरी दुकानें खुलती थी, नॉन एसेंशियल या अननेसेसरी मूवमेंट होती थी गाड़ी की, उसमें हमने रोकथाम लगाया। जो गैदरिंग्स के लिए SOPs थे या रूल्स थे, वो हमने इम्प्लीमेंट कराए। उससे क्या हुआ कि जो कॉन्टैक्ट है वो लोगों का कम रहा और इवेंचुअली जो है केसेस जो है वो कट हो गए। जैसे आपने पिछली बार जब मुझसे बात की थी तब केसेस मुझे लगता है तकरीबन कोई 5000 के करीब चले गए थे, तो आज आपने देखा कि केसेस बहुत नीचे आ गए हैं, पूरे मुल्क में नीचे आ गए हैं और जम्मू कश्मीर में भी आज केसेस की तादाद कम है। अगर ये ऐसे ही लोग भी कोऑपरेट करते रहे और ये जो है जहाँ जहाँ सख्ती होनी है वहाँ सख्ती नाफिज रहेगी, तो इंशाल्लाह ये जो है केसेस बहुत नीचे आ जाएंगे और हम इससे नजात पा जाएंगे। लेकिन सर कई एक जगहों से ये शिकायत कर रहे हैं कि लोग बिला वजह आधे लोगों को रोका जा रहा है, चाहे मेडिकल एमरजेंसीज हो या फिर कोई और एमरजेंसी हो, वो बोल रहे हैं कि पुलिस वाले बिला वजह तंग कर रहे हैं। तो सर आप मुझे बताएं कि क्यों होता है ये? देखें, कभी कभार जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसकी वजह से ऐसी नौबत आती है। और जब एक निज़ाम नाफिज होता है, देखिए जब जैसे लॉकडाउन नाफिज हुआ तो नाफिज करने के टाइम कुछ एक सख्तियाँ पेश आती हैं लोगों को। धीरे धीरे करके जब सारे उस सिस्टम में डल जाते हैं तो ये जो शिकायत है इनका कलाकमा हो जाता है, अजाला हो जाता है। जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसके लिए उसका जो है रेजोल्यूशन निकाला गया। उसके बाद आपने देखा कि ग्रीन लेन एक रखी गई है मेडिकल, जी मेडिकल जो ये हैं अमला है उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए, और जो बाकी जिनका भी इमरजेंसी था उनको उसी हिसाब से हमने हेल्प करने की कोशिश की। पहले जो शिकायत है उनको हमने दूर करने की कोशिश की। सर आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि ग्रीन लेन बनाई गई, उस पे जो है लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया पुलिस को कि वाकई जो अब बारामूला पुलिस है वो काम कर रही है लोगों के हवाले से। लेकिन सर अगर हम आम तौर पर देखें कि लोग जो हैं हर एक मामले में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे कोई प्रोटेस्ट करे पानी पे, बिजली पे, हर एक जगह पे पुलिस को ही पहुंचना पड़ता है, जबकि वो पुलिस का काम ही नहीं होता है, लेकिन पुलिस को ही लोग ढूंढते रहते हैं। लेकिन सर आप मुझे बताएं किस तरह, क्या लगता है आपको किस तरह से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं लोगों और पुलिस की? देखें, आपने जो बात की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार का वो विंग या वो हिस्सा जो दूर से दिख जाता है वो पुलिस है, इसलिए पुलिस का रोल तो हर जगह बनता है। अब जैसे मैंने आपको कहा पहले भी कि अभी तो कोविड की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ हमने कम की हैं, जैसे अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पुलिस के थ्रू होती थी वो भी थोड़ी कम हुई हैं। ये एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ वो बढ़ेंगी, और जो हमारी मीटिंग्स वगैरह हैं वो बढ़ेंगी। तो और जो ये आपने देखा कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो है ऑनलाइन रखा है, ये सारी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा एक्टिविटीज़ इसके बाद भी और एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह आएंगी। तो उससे जो है दूरियां, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, वो दूरियां कम होंगी और पुलिस और पब्लिक का ताल्लुक और मजबूत होगा। आपको नहीं लगता सर कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं उन्हें एक उम्मीद है पुलिस पे, क्योंकि खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए, किसी का घर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो पहला फ़ोन जो होता है शायद वो पुलिस को ही करता है? जी हाँ, पुलिस इज़ द फर्स्ट रेस्पोंडेंट।
पुलिस को क्योंकि ये उम्मीद होती है पब्लिक की कि अगर मेरी मदद इस वक्त करेगा तो शायद पुलिस करेगा। और पुलिस का जो महकमा है, पुलिस के जो विंग्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस उम्मीद पर खरा उतरें। फ़ोन आता है तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ रश करती है, मदद करने की कोशिश करती है। सर अगर हम बात करें तो कई एक लोग जो हैं उनके अंदर ये कन्फ्यूजन है कि जो भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, तो आप अगर थोड़े से टिप्स बताते कि किस तरह से जो भी एस्पिरेंट्स हैं ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए अगर आप थोड़ी सी टिप्स दे देते तो शायद वो उन लोगों को भी कुछ मालूमात। देखिए, अब इतने इसमें कम अरसे में उतना तो नहीं बता पाऊँगा। ये बताना चाहूँगा कि जो नया पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का, उसको आप पहले समझें। और जैसे मैंने पहले भी कहा, क्या नहीं पढ़ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या पढ़ने से। जो वक्त है वो सर्फ करें उन्हीं चीज़ों पे जिन पर फोकस होना चाहिए, और बेसिक फैक्ट्स जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप कोई डिग्री करने नहीं जा रहे हैं। जब आप कोई ऑप्शनल एक ऑप्शनल अपना चूज़ करते हैं, या आप जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं, या बाकी जो उसमें और भी कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, आप उस सब्जेक्ट में या उस शोबे में आप पीजी करने नहीं जा रहे हैं। आपको ये एक एग्ज़ाम के लिए चाहिए, और उस एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे आपको एक बेसिक फैक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको फोकस उसी पे करना है और बेसिक से शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बेसिक बुक से शुरू करें, जैसे हम आमतौर पे अपने टाइम हम एनसीईआरटी बुक से शुरू करते थे, कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकॉनमी हो, उसको समझने की कोशिश करें। कभी कभार हम एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हमने पूरी ज़िंदगी फोकस नहीं किया होता है, पूरी स्टडी के दौरान फोकस नहीं किया होता है, यहाँ पे हमारे आड़े आता है। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। लोगों को ये भी कभी तस्वर नहीं होता है कि ये जो कभी करेंसी छपती है, ये कैसे छपती है, ये किस चीज़ की बनी होती है, इसको कैसे छापा जाता है, हम लगातार क्यों नहीं छापते हैं, कम क्यों छापते हैं, ज़्यादा क्यों छापते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज नहीं होती है कि इसका जो रेशियो है किस पे डिपेंड करता है। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट होता है, बाकी कॉन्सेप्ट ऐसे ही बहुत सारे, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको। तो ये बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करें, सिंपल किताबों से शुरू करें, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। इंशाल्लाह वो आपको हेल्प करेगा ये चीज़ें क्रैक करने में। सर क्योंकि आपने पहले ही बताया कि वक्त की कमी है, वरना आपसे हम लंबी गुफ्तगू करते, लेकिन ज़रूर आने वाले दिनों में हम ज़रूर आपसे एक बातचीत रखेंगे इसी पे ही कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। लेकिन सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो मैसेज है जनरल पब्लिक के लिए क्या रहेगी? जनरल पब्लिक के लिए यही रहेगी कि फ़िलहाल अभी क्योंकि कोविड चल रहा है, तो आप कोऑपरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आपको पता है ये सब आपके लिए है, आपके लिए ही हम कर रहे हैं। कभी सख्ती भी होती है, वो भी आपके लिए होती है, आपकी जान की हिफाजत के लिए होती है, तो आप उसमें कोऑपरेट करें बराए करम। और जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं समाज में, कोई समाज दुश्मन एक्टिविटीज़ हैं, कौम दुश्मन एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में आप मेहरबानी करके इतला किया करें पुलिस को। पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी। और जब आपको दूरी लगती है, कुछ आपको मसले लगते हैं, तो पुलिस की पूरी हायरार्की है, एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की है। आपको एक जगह से लगता है कि मेरा मसला हल नहीं हो रहा, आप बराए करम दूसरी जगह वो बात पहुँचाएँ, इंशाल्लाह वो मसला जो है हल हो जाएगा। बहरहाल नाजरीन, बात कर रहे थे हमारे साथ एसडीपीओ उड़ी जुनैद वली, जिन्होंने केस का एग्ज़ाम जो है क्रैक किया था। उन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक किया था, उससे पहले वो एक उस्ताद रह चुके हैं और वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। बहरहाल नाज़रीन, उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस और पब्लिक की जो रिलेशन है कैसे ठीक हो सकती है, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ टिप्स भी बताया कि किस तरह से सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ, अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल बयान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन।